हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। इसमें 1919 के अधिनियम की चर्चा करेंगे, साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम की भी चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 87 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, चार्टर कितने, चारों की चर्चा हो चुकी है। साथ साथ 1858 क्रांति के बाद 1858 के एक्ट की भी चर्चा हो चुकी है, 61 की भी चर्चा हो चुकी है, 1861 की भी चर्चा हो चुकी है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम या सरकार अधिनियम जो भी कहें उसकी भी चर्चा हो चुकी है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम की भी चर्चा हो चुकी है। आइए अब देखते हैं कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन से नियम बनाए गए थे। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्या सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भी आए थे क्या, सुधार करने। मॉन्टेग्यू क्या है, भारत सचिव है, जो पहले है वो भारत सचिव है। और चेम्सफोर्ड क्या, कौन है, वायसराय है, देश का, भारत का क्या है, वायसराय। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया, अर्थात केंद्रीय विधायिका को क्या बना दिया गया, द्विसदनीय। केंद्रीय विधानमंडल को या केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। इसे राज्य परिषद कहा गया, राज्य परिषद कहा गया। इसे केंद्रीय विधान सभा कहा गया, केंद्रीय विधान सभा कहा गया। अर्थात केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया, एक को राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधान सभा कहा गया। यही आगे चलकर राज्यसभा बना और ये लोकसभा बना। अर्थात केंद्रीय विधायिका को, संघ के केंद्र की विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। दूसरी बात या तीसरी बात, केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी शक्तियां हस्तांतरित की गई, अर्थात केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी शक्ति प्रदान किया गया। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति को परिभाषित किया गया। केंद्र द्वारा राज्यों को क्या दिया गया, राज्यों को विधायी शक्ति दी गई। क्या दी गई, विधायी शक्ति दी गई। अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को परिभाषित किया गया। तीन बातें लेकर चला जाएगा तो महत्वपूर्ण 3 बातें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय, 2 सदन होंगे, बना दिया गया। और केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी शक्ति हस्तांतरित की गई। 3 बातें। और इसी अधिनियम द्वारा, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत के राज्यों में, किसमें, राज्यों में, केंद्र में नहीं, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, डायरकी की शुरुआत की गई। क्या है, या द्वैध शासन प्रणाली से परिचित कराया किसने, ये भी इतिहास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द्वैध शासन प्रणाली से चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था भारतीयों को पहली बार। तो इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। कहां पे, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अर्थात चेम्सफोर्ड ने पहली बार भारतीयों को द्वैध शासन प्रणाली से परिचित कराया। अब प्रश्न उठता है, द्वैध शासन प्रणाली क्या है या इसे क्या आप समझते हैं? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें उत्तरदायी और अनउत्तरदायी दोनों शासन प्रणालियों का अस्तित्व पाया जाता है, उसे हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। फिर समझिए, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें 2 तरह की शासन प्रणाली हो, एक में उत्तरदायी ठहराया जाए और दूसरे में उत्तरदायी न ठहराया जाए, इन दोनों का
सह अस्तित्व जहां पाया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली को हम द्वैध शासन प्रणाली कहेंगे। अभी उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जाएगा। इस द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य था कि भारतीयों को शासन किस प्रकार किया जाए, भारतीयों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करना था कि किस प्रकार वो शासन कर सकें, इसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना था। इसका एक उद्देश्य रखा गया। तो 3 बातें, इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा, द्वैध शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो द्वैध शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें 2 शासन प्रणालियों का सह अस्तित्व हो। कौन कौन सा, उत्तरदायी भी हो और अनुत्तरदायित्व भी हो। इनका उद्देश्य था कि भारतीयों को शासन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना। 3 बातें और विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक को केंद्रीय विषय कहा गया, केंद्रीय विषय, और दूसरे को प्रांतीय विषय कहा गया। विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक को केंद्रीय विषय, दूसरे को प्रांतीय विषय कहा गया। प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया आरक्षित विषय और दूसरे को अनारक्षित विषय, अनारक्षित, रिजर्व कर दिया गया एक को और दूसरे को अनरिजर्व कर दिया गया। इस आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय आए, तो विधि, ध्यान से समझिएगा, विधि, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई। इसमें अनारक्षित में स्थानीय शासन या प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। समझिएगा बात, विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया केंद्रीय विषय, दूसरे को प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय में विधि, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई था, जबकि अनारक्षित विषय में स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि था। यही समझना है द्वैध शासन होता क्या है। इस पे अधिकार गवर्नर जनरल का था। किसका, वायसराय का था। इस पे अधिकार क्या था, वायसराय का था। और वायसराय अपने मंत्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से, भारतीय मंत्रियों के नहीं, अपने अंग्रेजी मंत्रियों के माध्यम से इस कार्यों को करता है। विधि बनाता है, वित्त ग्रहण करता है, भू राजस्व इकट्ठा करता है, सिंचाई की व्यवस्था करता है। इसका प्रशासन वायसराय अपने मंत्रियों के माध्यम से करता था। और यह किसी के प्रति, अर्थात विधान परिषद के प्रति ये उत्तरदायी नहीं था। तो एक चीज हो गई, उत्तरदायी नहीं है यहां। जबकि इन सब पर गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के सुझाव पर कार्य करता था। अर्थात कहें तो इन सब कार्य करने का अधिकार भारतीय मंत्रियों को दिया गया। और भारतीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यहाँ कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है और यहाँ क्या है, उत्तरदायित्व है। तो समझिए क्या है द्वैध शासन। विधि हम बनाएंगे नहीं, शासन आप करते रहिए। वित्त हम देंगे नहीं, शिक्षा की व्यवस्था आप करिए। भू राजस्व हम देंगे नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था आप करिए। सिंचाई की व्यवस्था हम करेंगे नहीं, कृषि आप करते रहिए। यह है क्या, द्वैध शासन। यहाँ कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। विधि हम नहीं बनाएंगे, पैसा हम नहीं देंगे, सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय मंत्रियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया गया कि स्थानीय शासन आप देखिए, शिक्षा की व्यवस्था आप करिए और स्वास्थ्य की व्यवस्था आप करिए, कृषि अच्छे से हो आप देखिए। जबकि हम न तो पैसा देंगे, न तो सिंचाई के साधन देंगे, न तो प्रशासन के लिए कोई विधि ही बनाने देंगे। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। एक में उत्तरदायित्व है, एक में उत्तरदायित्व नहीं है। तो 3 बातें, विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय। दूसरे को कहा गया प्रांतीय विषय को 2 भागों में, आरक्षित, अनारक्षित। यह उत्तरदायित्व तो नहीं है, यहाँ उत्तरदायित्व है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम
इस अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हुई। पहला, तीन बातें यहाँ, 3 बातें यहाँ, 3 बातें यहाँ। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। क्या किया गया? पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। वहाँ क्या था? मुस्लिम भाइयों के लिए था, यहाँ भारतीय ईसाइयों के लिए, दूसरा सिख के लिए, तीसरा एंग्लो इंडियन के लिए, अर्थात भारतीय ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अब हम भारतीय ईसाई और सिख एंग्लो इंडियन के लिए भी क्या सीटें आरक्षित करेंगे। भारतीय ईसाई समझ ही रहे हैं, सिख समझ ही रहे हैं, एंग्लो इंडियन कौन होता है पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। एंग्लो इंडियन से तात्पर्य ऐसी संतानें जिसकी माता भारतीय हो और पिता क्या हो? यूरोप के किसी कंट्री का हो। तो मम्मा कहाँ की होनी चाहिए? भारत की होनी चाहिए। और पप्पा जी कहाँ के होने चाहिए? किसी यूरोपीय देश का, इंग्लैंड का ही नहीं, वहाँ का भी हो सकता है, पूरे यूरोपीय देश का कोई पुरुष होना चाहिए। तो पापा जी यूरोप के हो और माता जी कहाँ की हो? इंडियन हो, अर्थात मातृत्व पक्ष इंडियन हो और पितृत्व पक्ष यूरोपीय होना चाहिए। जो संतानें होती हैं उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसी अधिनियम द्वारा, अगली बात, इसी अधिनियम द्वारा भारत सचिव को यह अधिकार था कि वह चाहे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसी अधिनियम द्वारा भारत सचिव को यह अधिकार था कि वह चाहे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति कर सकता था। इसी अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में, ध्यान रखिएगा, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये रहा आपका 1919 का अधिनियम। एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला, इसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। दूसरा, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। तीसरा, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। तीसरा, विधायी शक्तियों का केंद्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किया गया, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां प्रदान की गई या परिभाषित किया गया। अगला, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। और द्वैध शासन प्रणाली क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें दो तरह की शासन प्रणाली हो, एक में उत्तरदायी ठहराया जाए, एक में उत्तरदायी न ठहराया जाए। ऐसी शासन प्रणाली को द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। इसका उद्देश्य था भारतीयों को अपना शासन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना। अगली बात, विधि बनाने के विषय को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के माध्यम से कार्य करते थे, जबकि यह भारतीय मंत्री कार्य करते थे जिन्हें उत्तरदायी ठहराया गया था। 3 बातें और, पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। किसके लिए? भारतीय ईसाई के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा यह भी बात की गई कि भारत सचिव चाहे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। साथ साथ इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया। लोक सेवा आयोग है, न तो संघ है न तो राज्य, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम में महिलाओं को चुनाव में मतदान करने का अधिकार राज्यों में दे दिया गया, केंद्र में नहीं। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार राज्यों में दिया गया, अभी केंद्र में नहीं दिया गया था। आगे बात करेंगे 1935 के अधिनियम की। तो 1919 के अधिनियम के 10 साल बाद 1929 में अगला अधिनियम आने वाला था, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। और इसके गठन पे ही विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसमें क्या थे? 7 सदस्य अंग्रेज थे। समझिएगा, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन गठित करने की घोषणा 1927 में हुई। क्या हो गई? घोषणा हुआ 1927 में। कहां पे? लंदन में। गठन हुआ 1927 में। कहां पे? लंदन में ही। भारत आया 1928 में।
सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे और इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। काम करना है किसके लिए? भारत के लोगों के लिए नियम बनाना है या सुझाव देना है, और उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस पे विवाद उत्पन्न हो गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। जो ही भारत पहुंचा 1928 में, भारत आए 1928 में और साइमन गो बैक का नारा लगने लगा और विवाद उत्पन्न हो गया। जो भी हो, 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। गठन घोषणा हुआ 27 में, कहाँ? लंदन में गठन हुआ साइमन कमीशन का, लंदन में ही 27 में ही पूछा जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है या सातों सदस्य भारत आते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं 1930 में। सुमेल करने में एक क्वेश्चन आता है। इस रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर लंदन में ही 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के संवैधानिक सुधारों की चर्चा की जाती है। भारत में किस तरह संवैधानिक सुधार किया जाए, इसकी चर्चा की जाती है। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के परिप्रेक्ष्य में एक श्वेत पत्र जारी किया। एक क्या किया? जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया। इस पृष्ठभूमि में अर्थात साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन और श्वेत पत्र के माध्यम से एक नया एक्ट आया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है या 1935 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग पॉइंट बनाकर। पहली बात, 1935 का भारत शासन अधिनियम की पहली बात, यह अंतिम अधिनियम था। अब संवैधानिक सुधारों के लिए कोई और अधिनियम नहीं आया। यह क्या था? पहली बात, अंतिम अधिनियम था। अंतिम अधिनियम था और इसमें प्रस्तावना नहीं था। प्रस्तावना क्या? इसमें प्रस्तावना नहीं था। प्रस्तावना नहीं था, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1935 का अधिनियम अंतिम अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना नहीं था। अर्थात हर संविधान का या अधिनियम का प्रस्तावना होता है, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या था? प्रस्तावना नहीं था। दूसरा फैक्ट पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या की गई? केंद्र में, वहां क्या था? राज्यों में शुरू किया गया था 1919 में। यहां क्या है? अब केंद्र में, संघ में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगली बात, राज्यों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में शुरू और राज्यों में क्या? समाप्त। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर। किस अधिनियम? 1900, कई बार पूछा गया है, चाहे वनडे हो, चाहे IAS हो, PCS हो, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा राज्यों में उत्तरदायी पूर्ण शासन की शुरुआत की गई। मतलब अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पांसिबिलिटी अब होगी, जो नहीं हो रहा था पिछले एक्ट में। अब उत्तरदायी पूर्ण शासन की शुरुआत या स्थापना की गई। इसी अधिनियम द्वारा राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। क्या? राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। किसको? राज्यों को। वो विधि बना सकते हैं। केंद्र अब हस्तक्षेप नहीं करेगा उनके विधि बनाने में, और अधिक अधिकार दिया गया। किसको? राज्यों को और अधिक अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा, अगली बात, इसी अधिनियम द्वारा भारत सचिव, जो 1858 के एक्ट द्वारा पद सृजित किया गया था, यहां क्या कर दिया गया? भारत सचिव के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर 6 सदस्यीय सलाहकारी परिषद, एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया। कितने सदस्य? 6 सदस्य। 5-6 बातें याद रखिएगा एक साथ। यह अंतिम अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना नहीं था। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। राज्यों से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। किसके रिपोर्ट के आधार पर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। अगला है, राज्यों में उत्तरदायी पूर्ण या पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला है प्रांत, राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया और भारत सचिव के पद को इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला,
अगले 5 पॉइंट या कुछ पॉइंट अगला 5 संघ की बात करेंगे हम। एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता ही है और सारे एग्जाम में आते ही हैं। 5 संघ की बात करेंगे हम। पहला, इस अधिनियम द्वारा संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत में क्या संघीय शासन प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई, अर्थात फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम की शुरुआत की गई। कई बार पूछा है, संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगली बात, इसी अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। ध्यान रखना है, बना नहीं लेकिन बनाने की बात की गई। किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम, अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई। और इस महासंघ में कौन कौन होंगे? ब्रिटिश प्रांत होंगे। कौन होंगे? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नरियां और देसी रियासतें। कौन होगा? ब्रिटिश प्रांत, जहां भारत में अंग्रेजों का शासन है वो राज्य शामिल होगा। 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी वो शामिल होंगी, साथ साथ देसी रियासत भी शामिल होंगी इस अखिल भारतीय महासंघ में। शर्त ये रखा गया कि जब तक 2/3 देसी रियासत इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ये अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण नहीं होगा। न ये 2/3 देसी रियासत शामिल हुए और न ही महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ बना। लेकिन इस अधिनियम में था, इसलिए हमें पढ़ना है। अर्थात 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई। अगला, इसी अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग, जो पहले क्या हुआ करता था, लोक सेवा आयोग, अब संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। तीसरा संघ लोक सेवा आयोग। पहले क्या था 1919 के अधिनियम में, क्या? लोक सेवा आयोग। अब वही लोक सेवा आयोग क्या बन गया, किस नाम से हो गया? संघ लोक सेवा आयोग नाम दे दिया गया। अगला, इसी अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक, फेडरल बैंक, संघीय बैंक की बात की गई। संघीय बैंक बनाने की बात की गई जो आगे आरबीआई का रूप लिया। अगला, इसी अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। 5 संघ एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय प्रणाली या संघीय शासन या फेडरल सिस्टम की शुरुआत की गई पहली बार। दूसरा, एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई। तीसरा, लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। यह भी एक संघ है। इसी एक्ट के द्वारा संघीय बैंक की, फेडरल बैंक की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा सन पूछता है तो 37, एक्ट पूछता है 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की बात, फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया, जो अपने आप में क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। यह फेडरल कोर्ट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसके निर्णय के खिलाफ अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल में भी होता था। तो कहने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट था, इसकी अपील, इसके निर्णय के खिलाफ अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील होता था। जो भी है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इस फेडरल कोर्ट को या इस सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक न्यायालय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इस कोर्ट को, इस फेडरल कोर्ट को संरक्षक न्यायालय भी कहा जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट का या इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुवेयर। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुवेयर। एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 5 संघ की बात हुई, 5 संघ की बात हुई। आगे अगला ये स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में भी 4-5 बातें या 5-6 बातें हम करते हैं। इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 के अधिनियम द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ध्यान रखिए, 35 के अधिनियम द्वारा कब किया गया? 1937 में किया गया। कब किया गया? 1937 में किया गया। इसी एक्ट के द्वारा, अर्थात 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। 2 बातें 37 में हुई, बर्मा को अलग किया गया और 37 में ही सिंध और उड़ीसा भारत में नए
प्रांत बने तथा इसी अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। किसके लिए? हरिजन भाइयों के लिए, हरिजन भाइयों के लिए या हरिजन वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1909 में किसके लिए था? मुस्लिम भाइयों के लिए था। 1919 में किसके लिए था? भारतीय, ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए था। 1935 में किसके लिए विस्तार कर दिया गया? हरिजन वर्ग के लिए विस्तारित कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा निर्वाचित, पूछा गया है, निर्वाचित और जवाबदेही सदस्यों को क्या कर दिया गया? विधायिका में रखा गया या निर्वाचित किया गया। निर्वाचित सदस्य, इसी अधिनियम द्वारा निर्वाचित सदस्य और जवाबदेही सदस्यों को विधायिका में रखा गया। इसी अधिनियम द्वारा विधायिका में सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत किया गया। यहाँ निर्वाचन नहीं है, यहाँ क्या था? मनोनीत। सरकारी सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया इसी अधिनियम द्वारा। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। इसी अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। हरिजन वर्ग के लिए या हरिजन समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा निर्वाचित एवं जवाबदेही सदस्यों को शामिल किया गया विधायिका में। इसी अधिनियम द्वारा विधायिका में सरकारी लोगों को या शासन के लोगों को विधायिका में मनोनीत किया गया। आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा दो चार बातें और। 1935 के अधिनियम द्वारा विधि बनाने के विषय को 3 भागों में बांटा गया। विधि बनाने के विषय को क्या, वहां क्या था? 2 भागों में, यहां क्या था? 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अर्थात विधि बनाने के विषय को 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय रखे गए। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। समझिएगा भाई, विधि बनाने के विषय को 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची पे जो भी विषय हैं उस पे संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पे राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उस पे संघ भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। तो 3 भागों में बांटा गया। कैसे याद रखना है? 59 में 9 है ये, आज 54 में ये 4 है। 9 का पहाड़ा 4 बार आप दोहराएं तो क्या आएगा? 36। 9 चौको 36। ऐसे ही आपको याद रखना है। एक बार फिर समझिए। विधि बनाने के विषय को 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें 59, इसमें 54, इसमें 36 विषय रखे गए। इसी अधिनियम द्वारा अवशिष्ट सूची की भी बात की गई। किसकी? अवशिष्ट सूची की भी बात की गई और अवशिष्ट सूची पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। किसे दिया गया? वायसराय, क्योंकि अब वायसराय ही हो रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ देते हैं? वायसराय नहीं पूछते, गवर्नर क्या जनरल पूछ देते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आपको ट्रिक करना होगा। तो इसी अधिनियम द्वारा अवशिष्ट सूची की भी बात की गई और इस अवशिष्ट सूची पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय या अर्थात गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसी अधिनियम के आधार पर, अर्थात 1935 के अधिनियम के आधार पर भारत में 1935 के अधिनियम के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी हुआ है। 1935 के अधिनियम के आधार पर, इसी आधार पर हम आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे या सूची पढ़ेंगे तो यही सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा करेंगे, साथ साथ अवशिष्ट सूची। इसका मतलब यह हुआ कि इसी अधिनियम के आधार पर संविधान में भी क्या शक्तियों का वितरण किया गया है या बंटवारा किया गया है। इसी अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति को 1935 के अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिल गया। मतलब जिस तरह 1935 के अधिनियम में वायसराय अध्यादेश जारी करता था, उसी तरह राष्ट्रपति को भी क्या
अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमें कहां से मिला? 1900। स्रोत कहां से हुआ? 1935 के अधिनियम द्वारा। इसी अधिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। इसी अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता स्थापित की गई। क्या? इसी अधिनियम द्वारा, मतलब संविधान की निरंकुशता को क्या कर दिया गया? देश में स्थापित कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा, अंतिम बात, इसी अधिनियम द्वारा महिलाओं को केंद्र में, संघ में मतदान करने का अधिकार मिल गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। विधि बनाने के विषय को 3 भागों में बांटा गया। अवशिष्ट सूची पे वायसराय या गवर्नर जनरल नियम बनाएंगे। इसी अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री अवशिष्ट सूची की वायसराय और गवर्नर जनरल करेंगे। इसी अधिनियम द्वारा भारत में शक्तियों का, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। इसी अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। भविष्य में स्रोत यहीं से आता है। इसी अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता स्थापित की गई। इसी अधिनियम द्वारा महिलाओं को केंद्र में मत देने का अधिकार मिल गया। आगे बात करते हैं। इस अधिनियम में 321 धाराएं थी। क्या थी? धाराएं थी। 321 धाराएं थी। 321 धारा थी। 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 10 अनुसूचियां। 10 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद नहीं, अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां थी। इस 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, जिसमें से 221 धाराएं हूबहू या अक्षरशः भारतीय संविधान में, क्या? भारतीय संविधान में उतार दिया गया, या वही आर्टिकल अनुच्छेद के रूप में क्या हो गया? समाहित हो गया। कितने? 321 में से 221 धाराएं भारतीय संविधान में अनुच्छेद के रूप में शामिल कर लिया गया। फिर एक बार समझिए, इस 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, जिसमें से 221 धाराएं भारतीय संविधान में अक्षरशः उतार दिया गया। तो सबसे ज्यादा ऋणी किसका? 1935 के अधिनियम का। भारतीय संविधान सबसे ज्यादा ऋणी किसका है? 1935 के अधिनियम का। क्यों? क्योंकि हूबहू 221 धाराएं आर्टिकल के रूप में समाहित कर ली गई। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लोगों का विचार है, यह भी जानना जरूरी है इतिहास की दृष्टि से। इस अधिनियम अर्थात 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह दास्ता का चार्टर एक्ट है। किसका? दास्ता का चार्टर एक्ट है। तथा इस अधिनियम के बारे में आगे उन्होंने कहा कि यह अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। क्या? यह अधिनियम अनेक ब्रेक तो अनेक है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, उसमें ब्रेक भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस गाड़ी में इंजन नहीं है। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना ने कहा इंजन वाली बात, नेहरू ने कहा दास्ता वाली बात, नेहरू ने कहा। जिन्ना ने कहा यह अधिनियम भला बुरा सड़ा गला पूरी तरह अस्वीकार है। जहां भी सड़ा गला भला बुरा है तो समझिए किसका कोटेशन है? जिन्ना का कोटेशन है। ऐसे ही आपको याद रखना। जिन्ना ने कहा यह अधिनियम भला बुरा सड़ा गला और पूरी तरह अस्वीकार है। श्री राजगोपालचारी ने कहा इसी अधिनियम के बारे में, राजगोपालचारी ने कहा यह अधिनियम द्वैध शासन से भी क्या है? बुरा है। तो समझिए क्या नेहरू ने कहा दास्ता का चार्टर एक्ट है, या अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना ने कहा भला बुरा सड़ा गला पूरी तरह अस्वीकार है यह अधिनियम। जो राजगोपालचारी ने कहा कि 1935 का अधिनियम द्वैध शासन से भी क्या है? बुरा है। ये रहा आपका 1935 का अधिनियम और यही रहा आपका भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप मेंस में लिखना चाहें तो आप शुरू करेंगे, मेंस में लिखना चाहें तो वही शुरू करेंगे। अंग्रेजों का स्वर्णिम काल चल रहा था 31 दिसंबर सन 1600 को, 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एडवेंचर नेविगेशन नामक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। यहीं से आप शुरू करेंगे और समाप्त करेंगे कहां पे? 1935 के अधिनियम तक कमेंट के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं सीरियल वाइज बिना हेडिंग के। हेडिंग उसमें नहीं डालते।
ये रहा आपका भारत का संवैधानिक विकास। अलग से यही जान लेते हैं थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। इसका रोल भारत के संवैधानिक विकास में नहीं है, इसका रोल क्या भारत के संवैधानिक विकास में नहीं है, लेकिन जानना यहाँ जरूरी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे किसके सुझाव पर आया था या किसके आधार पर यह आया था? माउंटबेटन योजना या मन-बाटन योजना के आधार पर, प्रस्ताव पर यह आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसी अधिनियम के माध्यम से देश को आज़ादी मिली। इस अधिनियम के प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया। 18 जुलाई को पास किया गया और 18 जुलाई को ही सम्राट ने या ब्रिटिश क्राउन ने, उस समय महारानी हुआ करती थी, ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी तथा 15 अगस्त को यह अधिनियम क्या लग गया? 15 अगस्त को यह अधिनियम क्या हो गया? लागू हो गया। 4 बातें अलग अलग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रस्ताव को या विधेयक को 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई को पास किया। 18 जुलाई को ही वहाँ के रानी ने इसकी सहमति प्रदान कर दी और 15 अगस्त को लागू कर दिया गया। जो ही लागू हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। और इस स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। इसे भी आपको याद रखना होगा। कुछ ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसको भी आप फैक्ट पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। कुछ ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा भारत, तीसरा कांगो, चौथा बहरीन। ये चारों देश ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो देखिए दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। किससे? जापान से। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन समझ रहा है ना? इंग्लैंड से या ग्रेट ब्रिटेन से या यूके से। कांगो 1960 में आज़ाद हुआ। किससे? फ्रांस से। 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। किससे? फ्रांस से। बहरीन 1970 में आज़ाद हुआ। किससे? ब्रिटेन से। ये भी आपको जानना जरूरी है। फैक्ट पॉइंट वनडे एग्जाम में आ सकता है। तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त ऐसा डेट है जो 4 ऐसे देश हैं जो अपना भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन ही क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। दक्षिण कोरिया, भारत, कांगो, बहरीन। इसे भी आपको याद रखना है। एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त को अपना पड़ोसी भाई पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था। वहाँ के प्रधानमंत्री बने लियाकत अली और गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।